हेलो बच्चों, फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश सुतार फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ एक नया लेसन जिसका नाम है लेसन नंबर 3 और उसका नाम है विद्युत विभव। देखो, लेसन नंबर 3 से पहले हमने लेसन नंबर 2 और फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया विद न्यूमेरिकल के सहित। तो मैं आशा करता हूँ आपने उन दोनों लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, क्योंकि उन दोनों ही लेसन का उपयोग हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यों लिया गया था, क्या राशि है, किसका मीन है, किस फिजिक्स में इसका क्या योगदान है, हमें इसको लेना ही क्यों पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में ख्याल उठ रहे होंगे, या अभी तक वो नहीं भी उठे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं अभी तक इस चीज के बारे में। पर आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा, विभव होता है क्या। बहुत जगह पढ़ दिया विभवांतर, ओम के नियम में विभवांतर जो होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस रियल में होता है क्या है, उस चीज को हम आज बहुत डीपली समझेंगे। मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो विभव विद्युत विभवांतर है उसको एकदम गहनतापूर्वक समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। ठीक है, जो भी डाउट इस टॉपिक के अंदर आए आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी डाउट, देखो आज का टॉपिक ऐसा है कि आपके मन में जो क्वेश्चन उतना स्वाभाविक है, तो जो भी डाउट आया आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें क्या करना पड़ेगा, जरूर भेजना पड़ेगा, ताकि आपके इस डाउट का सॉल्यूशन कर सकूं। और मैं आपको फिर से ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रखना। अगर आपने इस टॉपिक में डाउट रखा ना, तो आपका पूरा चैप्टर ही डाउट में ही रहेगा। ठीक है, कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति आपको समझ में नहीं आए तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं तो कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप फोटो खींचो और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे स्कूल का बना रखा है उसमें फोटो सेंड कर दीजिए। आपका आंसर मैं तुरंत दे दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है कि विद्युत विभव जो है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते ही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम पहले चीज हमारा टॉपिक जो है वो क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है उस चीज के बारे में हम देखते हैं। देखो, हमने जब लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था उसमें विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि ली गई थी, सदिश भौतिक राशि कहूंगा, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुना मेरी बात को। हमने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक भौतिक राशि ली जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आपको पता ही है क्या होती है, सदिश भौतिक राशि होती है। इस सदिश भौतिक राशि का मान जो है हमने बहुत सारी विधि से निकाला होगा, कूलाम्बिक बल से, गाउस के नियम से हमने निकाला, गाउस के नियम से। ठीक है, अब सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद्यार्थियों की यही रहती है, सदिश राशि का योग जो है वो फिजिक्स में हमारा क्वेश्चन मार्क है। कोई बात नहीं, अगर रहता तो हम इसको क्या करेंगे, एक अदिश राशि के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या पड़ी, एक अदिश भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी। अदिश भौतिक राशि की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। और इस अदिश भौतिक राशि को उसे क्या बोला गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोला गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक बार ध्यान रखना बेटा, ये जो नाम है उसे एक बार हिंदी में लिख देता हूं, स्थिर विद्युत विभव। देखो, जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चार्ज जो है वो रुका हुआ आती है, पोटेंशियल जो है वो रुका हुआ आती है। पोटेंशियल अगर चीज कोई क्वांटिटी रुकी हुई है उसके लिए पोटेंशियल जो आता है बेटा वो स्केलर पोटेंशियल आता है। और स्केलर पोटेंशियल सदैव किसके लिए आता है, संरक्षी क्षेत्र के लिए आता है, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए आता है। इसके अलावा इसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसको बोल सकते हो बेटा स्केलर पोटेंशियल। क्या बोल सकता है, स्केलर पोटेंशियल। एक दूसरा पोटेंशियल होता है जिसका नाम है बेटा वेक्टर पोटेंशियल। वो बहुत हाई रेजोल्यूशन का काम है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो मैग्नेटिज्म में लागू होता है। इतना ध्यान, क्योंकि मैग्नेटिज्म का जो फोर्स है वो संरक्षी बल का उदाहरण नहीं होता। ठीक है, अब जो अदिश राशि है उसको हमने रिप्रेजेंट किया स्थिर विद्युत विभव। तो स्थिर विद्युत विभव अगर अदिश राशि है तो हम इसका योग जो है वो निकाल सकते हैं किससे, बीजगणित की विधि द्वारा।
बीजगणितीय विधि द्वारा। कोई दिशा का योगदान नहीं है, कोई दिशा का ध्यान नहीं रखना कि कैसे दिशा जाएगी, किधर कहाँ जा रही है, उस चीज के बारे में अपने को ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने दो राशि ली थी, कौन कौन सी? एक तो क्षेत्र की तीव्रता, एक जो हमारे पास है स्थिर विद्युत पोटेंशियल। ये दोनों ही राशि एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसका तो मतलब ये हो गया बेटा कि इन दोनों राशियों में भी क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसको मैं लिख देता हूँ बेटा, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? E से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने पहले देख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र में E व V के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। इसके बाद संबंध स्थापित करेंगे, पहली चीज तो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र E में संबंध स्थापित करेंगे। फिर अगर संबंध स्थापित हो गया तो E की सहायता से V का मान ज्ञात करेंगे। जितने भी E का मान हमें गॉस के मान निकाले, वो देखिए तार के लिए ले लो, चाहे किसी भी खोखला गोला ले लो, चाहे ठोस गोला ले लो, चाहे चालक हो, चाहे अल चालक हो, समतल परत हो, या वो समतल परत चालक हो या कुचालक, बहुत सारे निकाय पड़े होंगे, द्विध्रुव पड़ा होगा, उसमें भी हमारे पास। फिर अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा इसका जो पार्ट का, वो रहेगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा? वो द्विध्रुव के लिए विद्युत बल, क्योंकि द्विध्रुव की तीव्रता होती है, इसका मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास पोटेंशियल भी होना चाहिए। ये हमारा पास का पार्ट का इंट्रोडक्शन था। पार्ट के इंट्रोडक्शन के बाद हमारी अब जो नई क्वांटिटी है वो हम पढ़ेंगे पहले विभवांतर। सर पार्ट का नाम तो विद्युत विभव है, तो आपको पहले सर विभवांतर पढ़ाना है। विभवांतर कैसे पढ़ा रहे हो? पहले विभव पढ़ाइए। तो मैं पहले बता देता हूँ बेटा, विभवांतर जो है वो एक निरपेक्ष पद है, और जो विभव है वो विभव जो है वो एक सापेक्ष पद है। सापेक्ष का मतलब वो अनंत के रेस्पेक्ट में लिया गया है, विभवांतर से ही विभव बना गया है, इसलिए सबसे पहले हम विभवांतर ही पढ़ेंगे। क्या होता है विभवांतर? सुनना मेरी बात को। ये मैंने क्या लिया बेटा? विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है, ये मेरे पास क्या है? एक स्रोत आवेश है, ठीक है। अब स्रोत आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी? बाहर जाएगी, त्रिज्या दिशा में लंबवत बाहर की ओर, तो फोर्स होगा वो मेरे को लग रहा है। मैंने दो पॉइंट ले लिया, पहला पॉइंट ले लिया ए और पहला दूसरा पॉइंट क्या ले लिया? बी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं क्या निकालना? विभवांतर निकालना। तो विभवांतर की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। सुनना, मैं लिख रहा हूं, आदि लिखूंगा, आदि धीमे धीमे लिखते रहेंगे। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है, विभवांतर, तो दो बिंदु ये रहे। हमें क्या करना है? एक क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, क्या कर दूं? टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज को मैं बिंदु ए से बिंदु बी की ओर लेके आऊंगा। तय कैसे लेके आए अभी हम नहीं देखेंगे, किस प्रकार से लेके आ रहे हैं। अगर तुम मानना चाहो तो हमने क्या किया, इधर से लेके आया बिंदु ए से बी तक। ये मैं थोड़ा डॉट बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको लगना चाहिए कि इधर से गया। तो यहाँ दो बिंदु पर विद्युत विभवांतर जो होगा वो जो होगा VB माइनस VA। सर ये VB माइनस VA क्यों हुआ? कि बेटा विभवांतर जो होता है या कोई भी चीज अंतर होती है माइनस प्रारंभिक होती है। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, सुनना, विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा का अंतरावेश के अनुपात के क्या होता है बेटा? तुल्य होता है। पहली चीज तो उपरोक्त समीकरण जो है वो पर्टिकुलर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? उपरोक्त समीकरण एक किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित कर दे, विभवांतर को प्रदर्शित करती है। अगर ये दो बिंदु पर विभवांतर को प्रदर्शित करती है तो अब हमें किसी एक बिंदु पर क्या निकालना है? विभवांतर का मान निकालना। तो हमें क्या निकालना? अब विभवांतर का निरपेक्ष मान निकालना।
विभवांतर विभवांतर का निरपेक्ष मान निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। विभवांतर का निरपेक्ष मान ज्ञात करने का मतलब यही है कि यहाँ तो पॉइंट है वो सापेक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल ए के सापेक्ष बी का पोटेंशियल के बी के सापेक्ष ए का पोटेंशियल को डिपेंड करता है बोलने के तरीके। ठीक है, तो हमने वी माइनस वी भी लिया है, तो उस चीज के आधार पर देख लेना बी के सापेक्ष ए के सापेक्ष हमने क्या निकाला, बी का पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, अब हमने विभवांतर का निरपेक्ष मान निकालना, तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए हमें एक ऐसे स्विच बिंदु की कल्पना करनी होगी। मतलब हम विभवांतर का निरपेक्ष मान निकालना चाहते हैं, तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए हमें एक ऐसे बिंदु की कल्पना करनी होगी जिस पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो, 0 हो, 0 जूल, और विभवांतर का जो मान है, विभवांतर भी जो है वो भी कितना होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। ये वोल्ट इसका मात्रा क्या है अभी मैं बताऊंगा नहीं, तो पोटेंशियल पूरा डीपली पढ़ेंगे तो इसके ऐसे ही पद्धति मात्रा निकालेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप ध्यान रखना के लिए ये वोल्ट दिया है। तो ऐसा बिंदु जो होता है बेटा वो अनंत पर लिया जाता है। कहां लिया जाता है, अनंत पर लिया जाता है। अनंत पर लिया जाता है, तो हमने मान लिया कि v इनफाइनाइट जो होता है वो कितना होता है, 0 जूल कह सकते हो, एंड v अनंत जो होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। अब मैंने क्या किया बेटा, हमें विभवांतर का मान निकालना, तो मैंने मान लिया कि बिंदु ए जो है वो अनंत पर स्थित है। तो हमने क्या माना बेटा, माना बिंदु ए अनंत पर स्थित है। अगर बिंदु ए अनंत पर स्थित है तो मैं कह सकता हूं इनफाइनाइट पर या पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 जूल, एंड इनफाइनाइट पर और ए पर ये कितना है, 0 वोल्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनफाइनाइट पर ये चीज 0 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, VB0 इज इक्वल टू UB माइनस 0 अपॉन में। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बेटा, VB बराबर कितना आएगा, UB अपॉन में Q नोट। अभी जो पॉइंट आया बेटा वो क्या है, एक यादृच्छिक बिंदु, सॉरी वो क्या है, यादृच्छिक बिंदु है। तो किसी भी बिंदु पर विभव भी हो, मतलब व्यापक रूप से लिखे इसको, व्यापक रूप से लिखने पर जो पोटेंशियल जो होगा V बराबर वो कितना होगा, Q अपॉन में इक्वेशन। समीकरण को क्या किया, विभवांतर के व्यापक रूप को लिखा, और समीकरण 1 से स्पष्ट है। समीकरण 3 जो आई है उससे देखे तो समीकरण 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है बेटा, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है बेटा, उस बिंदु पर एकांक आवेश बोलूं, एकांक परीक्षण आवेश में निहित स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। अब देखना बेटा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, हमने स्थितिज ऊर्जा के पदों में क्या निकाल दिया, पोटेंशियल को निकाल दिया, विद्युत विभव को निकाल दिया। अब सबसे बड़ी चीज हमारे पास प्रॉब्लम है ये कि स्थितिज ऊर्जा के पदों में पोटेंशियल आ गया, पर पोटेंशियल इतना यूजफुल नहीं है, बिकॉज हमें कार्य के पदों में अगर पोटेंशियल आ जाए ना, क्योंकि देखो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको ग्रेड, क्योंकि उसको आपको पोटेंशियल के पदों में लिखना ना, बल के पदों में लिखना आना चाहिए, पर आपको अगर ये नहीं है तो आपको कार्य पड़ा है, कार्य बराबर कितना, बल इंटू विस्थापन। तो हम क्या करेंगे, अब विद्युत
क्षेत्र की जो स्थिति ऊर्जा कार्य संबंधित रखती है, अतः हम पोटेंशियल को भी क्या निकालेंगे, कार्य के पदों में ज्ञात करेंगे। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं कि संरक्षी बल क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को, अब बेटा मैं बार बार स्थितिज नहीं लूंगा, पी लिखूंगा डायरेक्ट ना, पोटेंशियल एनर्जी को, पी को कार्य के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। बेटा अभी तक हमने जो विद्युत क्षेत्र में परिभाषा निकाली थी, मैं दोबारा से बताता हूं कि विद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा का अंतर और प्रेषण धनावेश के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। जब कार्य के पदों में आ जाएगी तो बहुत कुछ डिफरेंस आ जाएगा और हमें उस डिफरेंस की परिभाषा को ही ध्यान में रखना। ये परिभाषा ठीक है, अब इसको पढ़ने का मेन मुद्दा क्या, हम जब आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या। तो देखो, संरक्षी बल क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, कार्य के पदों में व्यक्त कर सकता हूँ। और विद्युत क्षेत्र जो होता है बेटा एक संरक्षी बल क्षेत्र है, इसलिए स्केलर पोटेंशियल आया। जब भी कोई असुरक्षित क्षेत्र होता है, उस असुरक्षित क्षेत्र में आपको पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना होता है, तो उस टाइम वो पोटेंशियल जो आता है बेटा वेक्टर पोटेंशियल आता है, जो आपके मैग्नेटिज्म में हो जाएगा। और इस सिलेबस में तो नहीं है, पर आपको जब हायर एजुकेशन में आओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो पढ़ने का मिल जाएगा। अच्छा है बेटा, फिजिक्स जो है उसकी बेसिक यही है, आप इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। चलिए अगर देखो, यहाँ पर हमारे पास तो हमने पोटेंशियल के बारे में चर्चा कर ली। अब सबसे बड़ी चीज हमारे पास ये है कि अब देखो मेरी बात सुनो, कि अब जो हमारे पास तो स्थितिज ऊर्जा का अंतर जो आया है ना हमारे पास, मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, ये व्यापक रूप के लिए अभी नहीं करूंगा, व्यापक रूप हमारे पास आगे का बात है। अब यहाँ पे जो चीज है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में पी का अंतर जो होता है, स्थितिज ऊर्जा का अंतर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के तुल्य होता है। क्या होता है, विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के तुल्य होता है। मतलब यहां जो कार्य है वो नेगेटिव के क्या इक्वल है। ये आपको पूरा उतारना है आपकी कॉपी के अंदर, मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात को, अगर कार्य ऋणात्मक के तुल्य होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास आगे जो कह सकता हूँ बी और ए, मतलब बोल सकता हूँ ये जो है वो यू बी माइनस है, ठीक है। अब समीकरण हमारे पास इसको दी थी, मैंने की थी समीकरण दी थी इसको 4, तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट से, तो 4 इक्वेशन फर्स्ट में देखा जाए तो वीबी माइनस वीए आया हमारे पास, वो कितना आएगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट आ जाएगा। अब सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे है, क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब, ये कार्य नेगेटिव क्यों आया, उस चीज के बारे में सुनना बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे किस तरफ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। अब आप एक बात सोचो बेटा, मुझे इस चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी की ओर लेके जाना, तो जब बिंदु ए से बिंदु बी की ओर लेके जाऊंगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, इसका मतलब विस्थापन तो इस तरफ है और बल किस तरफ है, इस तरफ। एंगल कितना बना, थीटा 180 डिग्री। तो कार्य होता क्या है, बल इंटू विस्थापन, 180 का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब हमने जो बल निकाला है वो अभी तक इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के निकाला। अब ये जो पोटेंशियल है वो मैं क्या निकालना चाहता हूं, अगेंस्ट वर्क डन, जो हमने कार्य किया उसके रेस्पेक्ट में निकालना। मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस केवल ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो कितना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने, ए तक एक समान वेग से लाने पर, समान वेग से लाने के
लिए किया गया कार्य वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स अगेंस्ट ए टू बी। तो ए टू बी तक लाने के लिए जो कार्य होगा वो कितना होगा? देखो यहां बोला गया है एक समान वेग से जब लेके आएंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 हो जाएगी, 0 जूल। अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। इस स्थिति में कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो एक्सटर्नल वर्कडन होगा, कहां पे? जो हमने एक्सटर्नल वर्कडन किया है ए से बी तक, हमने जो चार्ज लेके आए, देखो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा नहीं, इसको मैं पकड़ के यहां से यहां लेके जा रहा हूं, हमारे द्वारा कार्य, हमारा बल भी इस तरफ है, विस्थापन भी किस तरफ है? इस तरफ। तो वो कितना हो गया? वो होगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किए गए कार्य के क्या होगा? ऋणात्मक के तुल्य होगा। सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक एक समान वेग से क्या लेके आए बेटा? लाने के लिए क्या क्या करें? अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई ना, तो बेटा मैं यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय नहीं लगा सकता हूं, और फिर मेरा जो एक्सटर्नल वर्कडन होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्कडन के क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है? तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल वर्कडन जो किया था वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा? ऋणात्मक के तुल्य हो जाएगा। इक्वेशन दीजिए 6। और अब यदि अगर मैं मान वापस में यहाँ रख दूं इसके अंदर, ठीक है, तो देख लो हमारे पास, या इसका मान हम यहां रख दे तो क्या होगा? इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5 वो कितना आ जाएगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस V इलेक्ट्रिक की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, कहने जरूरत नहीं है। देखो माइनस के कारण माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। वो हो जाएगा एक्सटर्नल वर्कडन A टू B तक लेके आए, अपॉन में कितना आ जाएगा? Q नॉट आ जाएगा। ये लो भाई साहब, समीकरण में क्या आ गई? आते आगे, ठीक है। हमने एक्सटर्नल वर्कडन द्वारा कर दिया, और यही जो चीज है वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी। किसके पदों में? कार्य के पदों में कहलाएगी। अब ये चीज कह सकता हूं कि समीकरण 7 जो है, समीकरण 7 जो है वो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के पदों में विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। बाह्य बल, अब सुनना मेरी बात को, इस परिभाषा को मैं कैसे बोलूंगा? सुनना, इस परिभाषा को बोलने का तरीका समझना बेटा। ये जो चीज है ना वो इसकी मॉडिफाई हुई है। हालांकि ये जो है वो बहुत पुरानी परिभाषा बेटा, तो पुराने जमाने में जो पोटेंशियल पढ़ते थे तो वो स्थिति ऊर्जा के पदों में लेते थे, परंतु हमें कार्य के पदों में निकालना है। कार्य के पदों में इसलिए निकालना है कि कार्य के पदों में हमें आगे वैल्यू फाइंड करने में आसानी मिलेगी। अब ये तो परिभाषा हम कैसे बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है, उन दो बिंदुओं के मध्य एक समान वेग से बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और ऋणात्मक बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और एकांक परिक्षण बाह्य बल द्वारा, बाह्य कौन सा बल है बेटा? बाह्य प्रतिकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य वह परीक्षण धनावेश के अनुपात के तुल्य होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? वापस अनंत के लिए कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, वापस वही चीज, यदि बिंदु ए अनंत पर हो, तो बिंदु ए अनंत पर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? बिंदु ए पर पोटेंशियल 0 होगा, 0 वोल्ट। अब जो कार्य आएगा वीबी बराबर वो आएगा एक्सटर्नल वर्कडन, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कार्य किया गया, कहां से? अनंत से बी तक लाने के लिए अपॉन में बता देगा क्यू नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास विद्युत विभव का व्यापक पद निकल चुका। ठीक है, अब हम चलते हैं विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है बेटा? विद्युत विभव, सुनना मेरी बात को। अब हम चलते हैं देखो पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहती है, ध्यान से। पोटेंशियल एक सापेक्ष पद है, जबकि वो एक निरपेक्ष पद था, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र पहले बोले लेते बेटा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से एक समान वेग से ब्रैकेट बोला गए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है वो बची है 0 जूल, मतलब गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए, बोले तो गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। ठीक है, देखो दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से एक समान वेग से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के क्या होता है, तुल्य होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो होगा वो W एक्सटर्नल वर्क डन करना है, कहां से करना है बेटा, इनफाइनाइट से कोई पर्टिकुलर पॉइंट P तक, अपॉन में कितना हो जाएगा Q नोट, मतलब बोले तो कार्य अपॉन में आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो पोटेंशियल निकला है, ठीक है, उसके मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ V, विभव का मात्रक। तो विभव का मात्रक जो होता है बेटा, पहले देखते हैं SI यूनिट ऑफ V। SI यूनिट ऑफ V देखो बेटा, ऊपर क्या आ रहा है, कार्य का मात्रक होता है जूल, अपॉन में ये कितना होता है कूलोम, तो जूल अपॉन में कूलम बराबर कितना हो जाएगा इसका मात्रक। पर ये एक स्केलर क्वांटिटी जिसका एक पर्टिकुलर खुद का पहचान रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको वोल्ट में लेके आएंगे। ये आगे हमारे पास इसका नया मात्रक होता है वोल्ट। अब हम देखें सीजीएस यूनिट ऑफ V। सीजीएस यूनिट दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं सीधा मैंने, और दूसरा जो होता है बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, देखो यहां पर जब हम कूलाम के बारे में चर्चा करते हैं, तो कूलाम आया तो कूलाम कितना होता है, ये कूलाम × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपको नहीं पता तो मैंने आपको लिख दिया। आपको यहां पर देखा जाए एक कूलाम जो होता है वो कितना होता है 1/10 AB कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट AB कूलाम। अब क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल जो हमारे पास होता है बेटा 1 वोल्ट कितना होगा बेटा, 1 जूल अपॉन में कितना होगा 1 कूलम के इक्वल होगा। आपको बेटा सबको पता है कि 1 जूल कितना होता है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर लिखे तो बेटा 10⁻7 अर्ग अपॉन में नीचे होगा बेटा 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 1 वोल्ट जो आएगा वो आएगा, काट दे इसको 7 से कटे तो 1/30 300 अर्ग अपॉन में कितना आएगा स्टेट वोल्ट। अब इस स्टेट कूलम। अब यहाँ पे कितना आएगा 1/300, इसको लिखता है बेटा स्टेट वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट
वोल्ट। इधर चले बेटा तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट लिख देते हैं। सबसे पहले 1 वोल्ट लिखो। 1 वोल्ट कितना होता है? 1 जूल बटे में 1 कूलोम। 1 जूल में कितना? 10 की पावर 7 अर्ग अपॉन में इसमें कितना होता है? 1 बटे में 10 और कितना होता है? ए बी कूलोम। तो 1 वोल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? 10 की पावर 8 ए बी वोल्ट। ए बी वोल्ट। अब स्टेट कूलम और इसमें भी क्या रहना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो रिलेशन निकालेंगे इसमें और इसमें। रिलेशन देखो यहां पर भी क्या है? 1 वोल्ट और यहां पर भी क्या है? 1 वोल्ट। अर्थात एलएचएस दोनों सेम है तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए? आपस में सेम होने चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाई 300 स्टेट वोल्ट जो होगा वो कितना आएगा? 10 की पावर 8 ए बी वोल्ट के इक्वल आएगा। तो यहां से निकाले बेटा कि एक स्टेट वोल्ट जो होता है वो कितना आएगा? 3 इंटू 10 की पावर 10 ए बी वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन ऑफ V। तो पहले कार्य की डायमेंशन जो बेटा वो होती है M1 L2 T2 और इसकी कितनी होती है बेटा? 8 इसको बोलते हैं ना 8, तो यहाँ पे 8 बोल सकते हो। A1 T1 होता है वैसे, मैं तो 8 बोलता हूँ। थोड़ा ध्यान रखियो, जितना छोटे बनाओगे उतना आसानी से याद रहेगा आपको। T-3 और A-1। ये लो भाई साहब आपका डायमेंशन आ चुकी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ समाप्त हो गया। फिजिकल मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर फिजिकल मीनिंग्स और आगे पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।